गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेसिक पार्ट फर्स्ट बॉटनी क्लासेज के अंदर आज आपको हम पढ़ाते हैं, जो आज का टॉपिक अपन लेने वाले हैं वो है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए की मॉलिक्यूलर संरचना, या इसको हम कह सकते हैं मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर तो है ही आपकी आणविक संरचना। दूसरा इसको अगर आप देखना चाहें तो डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए भी इसको कहा जा सकता है। क्या है? डबल हेलिक्स क्या हो गया? डबल हेलिक्स मॉडल, डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए। तीसरा भी नाम इसका दे सकते हो आप, वाटसन एंड क्रिक का, वाटसन एंड क्रिक का मॉडल है ये। तीसरा इसको और क्या कह सकते हो आप? इसे वाटसन क्रिक, विल्सन और था इसमें, है ना, विल्सन भी था, पॉलिंग विल्सन भी थे इसमें। वाटसन क्रिक का डीएनए मॉडल, डीएनए मॉडल। तो इन नामों से तो क्या करते हैं, हम इन्हें जानते हैं कि क्या होता है। इसको पढ़ाने से पहले हमें इसकी संरचना को बनाना ज़रूरी है। तो हम पहले क्या करते हैं, इसकी स्ट्रक्चर को बनाते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो क्या होता है, एक एक्सिस होता है भाई, ये बिल्कुल सेंटर में, ये सेंट्रल एक्सिस इसके अंदर पाया जाता है। इसी सेंट्रल एक्सिस के मध्य आपके पैरेलल दो क्या होते हैं, स्ट्रेंथ इसके अंदर अपन को देखने को इसमें मिलेंगे। तो इसको अपन क्या करेंगे, छोड़ नहीं सकते। मैं एक बार इसको एक तो सेंट्रल एक्सिस होता है आपका इस प्रकार से, देखो ये पूरा मैं ऐसे ही बना देता हूँ। इसके चारों ओर अब देखो इस प्रकार से क्या है, ये डीएनए की संरचना। ये डीएनए की संरचना इस प्रकार से एक सेंट्रल एक्सिस के ऊपर, तो ये तो आपका क्या कहलाता है,
एक्सिस, ये तो एक एक्सिस आपकी होती है। अब ये जो अपने बना रखा है ये फास्फेट और आपका दूसरा क्या होता है, फास्फोरिक एसिड और शुगर, यानी कि ये जो बनी हुई किससे होती है, इसका जो निर्माण होता है इस तरह का, इसका होता है किससे, शुगर प्लस फास्फोरिक एसिड से मिलकर बनी हुई ये होती है। और इसको हम क्या कहते हैं, बैकबोन ऑफ डीएनए, बैकबोन ऑफ डीएनए कहा जाता है। इसे हम बैकबोन ऑफ डीएनए कहते हैं। इसके अंदर यहाँ जुड़े होते हैं आपके एडेनिन डबल बॉन्ड, क्या, थाइमीन, दूसरा साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड ग्वाइनोसिन, है ना। इसी प्रकार से थाइमीन डबल बॉन्ड एडेनिन और ग्वाइनोसिन ट्रिपल बॉन्ड साइटोसिन। इस प्रकार से क्या होते हैं, अंदर नाइट्रोजन क्षारक इसके अंदर लगे हुए आपके ये पाए जाते हैं। इस प्रकार से क्या होते हैं, इसके अंदर ये बॉन्ड पाए आपके जाते हैं पूरे के पूरे। अब इसमें क्या होता है, देखो एक ये जो है यहाँ से लेकर यहाँ की ये दूरी होती है 3.4 अंगस्टन। कितनी होती है, 3.4 अंगस्टन। और जो एक कोइलिंग होती है इसकी जो पूरी है ना, जो अपन यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका क्या है, ये पूरा एक कोइल है। ये पूरा क्या है, वन कोइल ऑफ डीएनए का एक चक्कर है। इन पूरे के अंदर इसकी जो पूरी लंबाई होती है वो कितनी होती है, 34.20 अंगस्टन। 34.20 अंगस्टन इसकी क्या होती है, ये पूरी लंबाई आपकी होती है, जिसके अंदर टोटल कितने, टोटल 10 क्या आते हैं, नाइट्रोजन क्षारक आते हैं। ये नाइट्रोजन क्षारक इसके अंतर्गत होते हैं। एक की लंबाई 3.4 है तो 10 की कितनी हो गई, 34.20 अंगस्टन क्या हो जाती है। इस प्रकार से इसमें ये इसकी ये लंबाई होती है। और इसका ये जो पार्ट है यहाँ पर मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ एक मिनट। इसका जो व्यास है ये डीएनए का, कि ये जो पूरा होता है ये होता है 20 अंगस्टन का। ये कितना है, ये 20 अंगस्टन का इसका क्या है, व्यास होता है। और ये जो दो ये मैं लिखे नहीं, ये आपके क्या है, नाइट्रोजन क्षारक होते हैं। ये क्या होते हैं, नाइट्रोजन बेस है। और अभी आपको मैं क्या बता रहा था, ये हुई, हाँ ये जो है इनमें देखो एक स्ट्रेंथ होता है जैसे 3' से, तो ये आपका क्या हो जाएगा 5' हो गया। और ये 5' यानी कि दोनों विपरीत पैरेलल में क्या होते हैं, ये आपके पाए जाते हैं। एक 3' to 5', एक 5' to 3', दो के रूप में क्या होते हैं, ये आपके पाए जाते हैं। तो ये तो संरचना हम किसकी बता रहे हैं आपको, ये स्ट्रक्चर होती है किसकी, डीएनए की। तो डीएनए की द्विकुंडलित मॉडल है, तो ये डीएनए का क्या है, डबल हेलिक्स मॉडल आपका दिया गया था, उसके बारे में है। अब इसको हम थोड़ा सा खोल के और आपको बताने की कोशिश
करते हैं। तो ये तो हमने आपको केवल क्या बताया है, डीएनए की संरचना बनाई। इसके बाद जो विशेषताएं हैं उनको हम अलग एक्स्ट्रा बाद में पढ़ेंगे। तो पहले तो हम केवल इसकी संरचना के बारे में ही क्या करते हैं, बात करते हैं। तो देखो अंदर ये किस प्रकार से जुड़ा होता है, मैं इसको अलग से खोल और रहा हूँ कि इसकी संरचना होती कैसे है। तो यहाँ पर देखिए पहले हम नाइट्रोजन क्षारकों को इसके अंतर्गत लेते हैं। तो नाइट्रोजन क्षारक आपके ये हमने क्या किया है, नाइट्रोजन क्षारकों के बारे में बनाया। अब ये नाइट्रोजन क्षारकों में हमने आपको बता ही रखा किस प्रकार से ये जुड़े होते हैं। जैसे कि एडेनिन है, ये थायमीन के साथ में, साइटोसिन है, ये ग्वानिन के साथ में, ये थायमीन है, ये एडेनिन के साथ में, और ये ग्वाइनोसिन है, ये साइटोसिन के साथ में। एडेनिन थायमीन के साथ में क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डों के द्वारा। तो ये जो बंध हैं आपके, चाहे ये हो या ये हो, ये कौन से बंध हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्डों के द्वारा क्या होते हैं, ये सब के सब आपस में जुड़े हुए होते हैं। एडेनिन के साथ में थायमीन डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है, जबकि साइटोसिन ग्वाइनोसिन के साथ में किसके द्वारा, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डों के द्वारा जुड़ा हुआ होता है। अब देखो इसके बाद में हम बात करते हैं पेंटोस शर्कराएँ। हमने बताया था कि ये तो इसका मध्य वाला पार्ट है, साइड में जो बैकबोन का निर्माण करता है वो कौन करता है, पेंटोस शर्करा और फास्फोरिक एसिड। तो इसके साथ में अटैच होते हैं आपके क्या, पेंटोज शर्कराएँ। तो इसके साथ में देखो आपकी पेंटोस शर्करा को हम क्या कर देते हैं, अटैच कर देते हैं। तो पेंटोस शर्करा किस प्रकार से अटैच होती हैं, ये इधर पेंटोस शर्करा होगी। इसी प्रकार से दूसरे साइड में भी क्या होती है, पेंटोस शर्करा आपकी अटैच पाई जाती है। इधर भी पेंटोस शर्करा को आप अटैच कर दो तो नाइट्रोजन के साथ में ये जुड़ा हुआ हो गया आपका, नंबर 1 के साथ में बंध बनाता है ना, तो नंबर 1 के साथ में बंध बन गया। और कार्बन संख्या 3 और कार्बन संख्या 5 के साथ में पहले एक साइड का बना लेते हैं। तो इसमें भी देखो आप
ये इस प्रकार से क्या करता है, बंध बनाता है। यहाँ मैंने आपको समझाने की कोशिश इसीलिए की, कार्बन संख्या 1 और कार्बन संख्या एक के साथ में नाइट्रोजन क्षारक जो जुड़ा हुआ ही है, तो ये तो कार्बन संख्या क्या है आपकी 1 है ना। ये तो 1 के साथ में नाइट्रोजन, लेकिन 3 और 5 के साथ में क्या होते हैं, फास्फोरिक एसिड के दोनों जो OH ग्रुप होते हैं वो क्या होते हैं, यहाँ पर ये अटैच दोनों पाए जाते हैं। तो ये दोनों क्या इस प्रकार से अटैच आपके रहेंगे, इस साइड में भी और इस साइड में भी आप क्या इसी प्रकार से उसको अपन बनाएंगे। तो इधर भी मैं बना देता हूँ। इस प्रकार से नीचे के जो नाइट्रोजन क्षारक हैं वो भी क्या होते हैं, कंटिन्यू इसी प्रकार से क्या होंगे आपके, वो भी जुड़े हुए पाए ये जाते हैं। यहाँ तो मैंने आपको क्या कर दिया, इसके द्वारा बता ही दिया, और चलो इन्हें भी मैं पूरा कर ही देता हूँ।
इस प्रकार से ये अंदर की ये डीएनए की पूरी संरचना है। इस प्रकार से डीएनए के अणु क्या होते हैं, ये बंधे हुए आपके क्या होते हैं, पाए जाते हैं आपके ये डीएनए के अणु। और देखो दोनों जो हेलिक्स हैं, एक ये हेलिक्स और ये हेलिक्स हो गई, तो ये हेलिक्स, ये प्रथम हेलिक्स और ये आपकी ये द्वितीय हेलिक्स, इन दोनों हेलिक्सों के मध्य की जो दूरी है ना, ये दूरी जो है, ये दूरी होती है 11.1 अंगस्ट्रम। ये दूरी कितनी होती है इसकी, 11.1 अंगस्ट्रम। ये दूरी इनके मध्य क्या होती है, पाई जाती है। तो ये दोनों की दूरी कितनी हो गई, 11.1 अंगस्ट्रम। ये दूरी अपन अब इसके अंतर्गत इसी बताते हैं। अब ये तो हमने क्या इसकी संरचना यहाँ बताई है। अब मैं इसकी कुछ मुख्य बातें हैं जिनके बारे में आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि इसमें क्या है कि डीएनए की जो द्विकुंडलित संरचना है, इसका अध्ययन एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी एवं रासायनिक विश्लेषणों द्वारा विल्कन्स ने किया था। किसके द्वारा, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी एंड रासायनिक विश्लेषण, रासायनिक विश्लेषण द्वारा अध्ययन करने वाले थे, वो थे विल्किंस ने किया था। तो वाटसन, क्रिक, विल्किंसन एंड पॉलिंग, ये 4 वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया था, डीएनए की संरचना के बारे में बताया था। 1953 के अंदर इसके डीएनए का मॉडल प्रारूप इन्होंने ये तैयार किया था। इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। तो देख सकते हैं बहुत बड़ी उपलब्धि थी ये, जिस कार्य के लिए उन्हें क्या है, सम्मान, नोबेल प्राइज़ जैसा सम्मान भी इन्हें दिया गया था। डीएनए की खोज के बाद में, इसकी जो संरचना की स्ट्रक्चर के बाद में ही एक बहुत ही क्रांतिकारी परिवर्तन क्या है इस मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर, जेनेटिक्स के अंदर देखने को मिले थे। तो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी और रासायनिक विश्लेषण के द्वारा तो विल्कन्स ने इसका क्या कुंडलित संरचना के बारे में बताया था। तो इसके बारे में क्या पता चला कि डीएनए जो है वो क्या है, कुंडलित स्ट्रक्चर होती है। डीएनए की कुंडलित संरचना होती है। इसके बारे में इन्होंने इस बात को बताया था कि डीएनए की संरचना कैसी है, एक कुंडली संरचना है। तो इस बेस के ऊपर ही क्या पता इन्हें मालूम चला था। तो ये चीज़ उन्होंने इसके बारे में बताए थे कि डीएनए की संरचना कैसी हो गई भाई, अब एक कुंडली संरचना डीएनए की पाई जाती है। तो ये इसके लिए क्या था, एक महत्वपूर्ण बातें थे कि डीएनए की संरचना कैसी हो गई, एक कुंडली संरचना इसकी देखने को मिलती है। तो ये डीएनए की संरचना के बारे में बात हुई, आई बात समझ में। तो ये डीएनए की कुंडली संरचना इन्होंने बता दी थी। अब इसमें क्या क्या पाए जाते हैं, तो देखो इसके अंतर्गत क्या क्या जो संरचनाएं होती हैं। तो डीएनए के अंदर 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या होती हैं, श्रृंखलाएं होती हैं। ये है ना, एक ये और एक ये। तो इस डीएनए के अंदर क्या हो गई, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर होती हैं जो एक दूसरे के पैरेलल कुंडलित रहती हैं, कुंडलित होती हैं, यानी कि एक दूसरे के पैरेलल क्या होती हैं, सर्पिलाकार क्रम में घूमी हुई रहती हैं। और इस प्रकार से घूमकर ये क्या करती हैं, डबल हेलिक्स का निर्माण कर लेती हैं। तो इन्होंने किया क्या,
इस संरचना के अंदर कि 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं आपकी हैं। ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला एक केंद्रीय अक्ष के चारों ओर सर्पिलाकार क्रम में घूमकर क्या करती हैं, कि डबल हेलिक्स का क्या कर लेती हैं, ये निर्माण कर देती हैं। तो यहाँ इसकी जो द्विकुंडली संरचना कैसे बनी, तो वो आपको ध्यान में रखना है। जो ये सेंट्रल एक्सिस है, कौन सा है ये रहा, केंद्रीय एक्सिस के चारों ओर दोनों जो आपकी द्विकुंडली संरचना आपकी जो दोनों क्या है, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड हैं श्रृंखलाएं, ये इसके चारों ओर एक सर्पिलाकार क्रम में क्या करती हैं, घूमकर एक डबल हेलिक्स का क्या कर लेती हैं, निर्माण कर लेती हैं। इन दोनों न्यूक्लियोटाइड्स के फास्फेट मूलक डीऑक्सीराइबोज के बाहर और नाइट्रोजन क्षारक अंदर की ओर होते हैं। ये मैंने आपको बता चुका हूँ कि ये जो श्रृंखला है, कि इन दोनों श्रृंखलाओं के अंदर अगर आप देखें, ये जो पहली श्रृंखला है, तो पहली श्रृंखला के इनके क्या है, बाहर की ओर, ये तो एरिया क्या हो गया, आउटर साइड हो गई, ये तो क्या हो गया आपका आउटर साइड, और ये जो है आपका पार्ट ये है इनर साइड, इनर साइड। तो आउटर साइड का निर्माण तो किससे हो रहा है, आपका सुगर और फास्फोरिक एसिड से। सुगर और फास्फोरिक एसिड के अणु तो मिलकर क्या करते हैं, इसकी आउटर साइड का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। जबकि नाइट्रोजन बेस, इधर क्या नाइट्रोजन बेस है, जबकि नाइट्रोजन बेस जो हैं वो क्या करते हैं, इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर का, इसकी आंतरिक संरचना का क्या करते हैं, ये निर्माण करते हैं, या इसके अंदर ये पाए जाते हैं। तो बाहर की ओर तो कौन उन्मुख है, फास्फेट, यानी आपका फास्फोरिक एसिड मतलब फास्फेट, और दूसरा क्या हो गया आपका सुगर। ये तो बाहर की ओर उन्मुख होते हैं, और अंदर की ओर उन्मुख किसको बता दिया हमने, नाइट्रोजन क्षारक हैं, वो अंदर की ओर क्या है, इसके अंदर उन्मुख पाए जाते हैं। तो इस प्रकार की क्या होती है, इनकी ये स्ट्रक्चर यहाँ पर ये देखने को अपन को मिलती है। और इसके अंदर क्या क्या होता है, तो उन चीज़ों को भी आप क्या है यहाँ पर अब देख सकते हो, कि दोनों हेलिक्सों में कुंडलन के में क्या होते हैं, 5 जोड़ी या 10 नाइट्रोजन क्षारक पाए जाते हैं। जो दोनों हेलिक्स हैं, इन दोनों हेलिक्सों को का एक कुंडलन होता है, दोनों हेलिक्सों का एक जो कुंडलन है, उस कुंडलन में 5 जोड़ी नाइट्रोजन बेस है ना, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 10 नाइट्रोजन क्षारक समूह क्या होते हैं, इसमें पाए जाते हैं। ये इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना, तो ये इस प्रकार से कितने पाए जाते हैं, इसके अंदर 5 पेयर नाइट्रोजन क्षारक, या आप इसको क्या कह सकते हो, 10 नाइट्रोजन क्षारक ये पाए जाते हैं इसके अंदर। और प्रत्येक एक नाइट्रोजन क्षारक की जो दूरी है वो हमने आपको पहले ही बता दी थी कि कितनी होती है, 3.4 होती है, बाद में लेंगे। तो इस प्रकार से पाए जाते हैं इसके अंदर ये नाइट्रोजन क्षारक। और जो प्रत्येक नाइट्रोजन आपका क्षारक है, इस प्रत्येक नाइट्रोजन क्षारक की अगर अपन बात करें तो इसके अंतर्गत क्या होगा, जो एडेनिन डबल बॉन्ड किसके द्वारा, थायमिन से, और साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड किसके द्वारा, ग्वाइनोसिन के द्वारा क्या होती हैं, ये जुड़ी हुई पाई जाती हैं, जो कि दुर्बल हाइड्रोजन बॉन्ड आपके होते हैं। इस प्रकार से क्या होता है, ये आपस में जुड़े हुए आपके पाए जाते हैं। तो ये एक छोटा सा अपन ने क्या केवल मॉडल बनाया, इसके बारे में विस्तृत अध्ययन हम इससे नेक्स्ट लेसन क्या नेक्स्ट टॉपिक पे आपको हम आगे बताएंगे। थैंक यू।